सन 2014 के बाद से आए दिन यह बहस छिड़ जाती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसलों, उनकी नीतियों और कार्यशैली का खामियाजा पूरा देश आज तक भुगत रहा है। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं कि आज का भारत जिन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है वे सभी नेहरू की देन है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि नेहरू के कुछ प्रमुख फैसलों और नीतियों को सन 1947 के बाद के इतिहास के पन्नों में दर्ज प्रमाणिक तथ्यों के तराजू पर तौला जाए। साथ ही इस बात पर भी गौर किया जाए कि नेहरू के इन फैसलों से उत्पन्न हालात के प्रति 2014 के बाद की नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रुख रहा है। कल्पना कीजिए, आज़ाद भारत की पहली सुबह की, देश बटा हुआ, लाखों लोग अपने घर बार से उजड़ चुके और सत्ता की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नेहरू के फैसले आने वाले दशकों तक भारत की राजनीति, समाज और सीमाओं की दिशा तय करेंगे। आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो इतिहास की किताबें एक बार फिर खुल रही हैं। हर पन्ने पर सवाल है, हर फैसले पर बहस है। क्या वाकई नेहरू के फैसले पाप थे और क्या मोदी उन्हीं पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं? इस तरह के विवादास्पद मुद्दे तो अनगिनत हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 23 मामलों की आज हम समीक्षा करेंगे, बहुत ही संक्षेप में। तो ऐसा पहला पाप था भारत का विभाजन स्वीकार करना। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए और भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो आज भी लहूलुहान है। विभाजन के जख्म इतने गहरे थे कि मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसे फैसलों के जरिए आज भी उन पीड़ितों को न्याय देने की कोशिश करनी पड़ रही है जिनकी आवाज़ 1947 में दबा दी गई थी। दूसरा पाप, कश्मीर नीति और धारा 370। कश्मीर के भारत में विलय के बाद नेहरू ने वहां धारा 370 लागू कर दी, जिससे कश्मीर को विशेष दर्जा मिला और अलगाववाद की जड़ें मजबूत हुईं। आज मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। तीसरा पाप, कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र ले जाना। जब भारतीय सेना पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ रही थी, तब नेहरू ने युद्ध विराम घोषित कर कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना दिया। मोदी सरकार ने कूटनीति से कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला घोषित करने की पुरजोर कोशिश की। चौथा पाप, तिब्बत को चीन को सौंप देना और पंचशील समझौता। नेहरू ने चीन पर आंख मूंदकर भरोसा किया, तिब्बत की स्वतंत्रता की अनदेखी की और भारत की सामरिक स्थिति कमजोर कर दी। नतीजा यह हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। आज मोदी सरकार ने सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है और चीन के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। पांचवा पाप, 1962 में भारत चीन युद्ध की तैयारी में चूक। सेना और इंटेलिजेंस को नज़रअंदाज किया गया, जिससे 1962 में शर्मनाक हार मिली। मोदी सरकार ने सेना का आधुनिकीकरण किया, चीन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और कड़ा सैन्य जवाब तैयार किया। छठा पाप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट ठुकरा देना। अमेरिका ने भारत को यह सीट देने का खुद प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेहरू ने चीन के पक्ष में यह मौका गंवा दिया। आज मोदी सरकार भारत को वैश्विक मंचों पर मजबूत दावेदार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सातवां पाप, हिंदू कोड बिल लागू करना, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को छूना तक नहीं। इससे समान नागरिक संहिता का सपना अधूरा रह गया। मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। देश भर में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रयास जारी हैं। आठवां पाप,
वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। नेहरू के दौर में वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्थाओं की नींव रखी गई, जिससे तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास नीति के तहत तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार किया। वक्फ बोर्ड की आड़ में खतरनाक साजिशों को बेनकाब किया गया। 9वां पाप, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार और सुविधाएं तय की गईं, जिससे समाज में भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा मिला। मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता की बहस को आगे बढ़ाया। 10वां पाप, गोवा मुक्ति आंदोलन में देरी करना। नेहरू सरकार ने गोवा की आज़ादी में वर्षों की देरी की। मोदी सरकार ने इस तरह के मामलों में तेज और निर्णायक फैसले लेने की नीति अपनाई है। 11वां पाप, नेपाल का भारत में विलय ठुकरा देना। नेहरू ने नेपाल के विलय का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे नेपाल धीरे धीरे चीन के प्रभाव में चला गया। मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है। 12वां पाप, आर्थिक नीतियां और लाइसेंस परमिट राज। नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों ने भारत में लाइसेंस परमिट राज को जन्म दिया। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल से उद्यमिता को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की है। 13वां पाप, भारतीय सेना की उपेक्षा। नेहरू के समय सेना के आधुनिकीकरण पर ध्यान ही नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया, स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए। 14वां पाप, पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा। नेहरू सरकार ने पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशें न के बराबर रहीं। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में विकास, कनेक्टिविटी और शांति स्थापना पर विशेष ध्यान दिया है। 15वां पाप, बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर शुरुआती उदासीनता। नेहरू सरकार की इस उदासीनता ने बाद में बड़ी समस्याएं खड़ी की। मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ संबंध प्रगाढ़ किए, सीमा विवाद सुलझाए और दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाई दी, खासकर शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान। 16वां पाप, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ रणनीतिक रिश्तों की अनदेखी। नेहरू काल में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं मिली। मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, चाबहार पोर्ट, TAPI पाइपलाइन जैसी पहलों से इन संबंधों को मजबूत किया। 17वां पाप, भारतीय सेना की क्षमताओं को कम करके आंकना। नेहरू के समय सेना की जरूरतों को नज़रअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा 1962 के युद्ध में भुगतना पड़ा। मोदी सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार निर्माण पर जोर दिया। 18वां पाप, नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम पर कई रणनीतिक अवसर गंवा देना। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारत की विदेश नीति का आधार बनाया, लेकिन इससे भारत कई बार पश्चिमी देशों और संभावित साझेदारियों से दूर रह गया। मोदी सरकार ने इंडिया फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की। 19वां पाप, विदेशी मामलों में आदर्शवाद। नेहरू का आदर्शवादी रुख कई बार भारत के रणनीतिक हितों के विरुद्ध गया। मोदी सरकार ने व्यावहारिक विदेश नीति अपनाई, जिसमें कूटनीति और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई। 20वां पाप, परमाणु नीति में धीमापन। नेहरू सरकार ने परमाणु कार्यक्रम में तेजी नहीं दिखाई, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर कई बार दबाव का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने न्यूक्लियर डील्स और रक्षा क्षेत्र में प्रगति की, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। 21वां पाप, सरदार पटेल की सीमित भूमिका। नेहरू ने पटेल को गृह और कश्मीर मामलों में सीमित रखा,
जबकि पटेल की दूरदर्शिता देश के लिए बेहद जरूरी थी। मोदी सरकार ने पटेल की विरासत को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे प्रोजेक्ट से सम्मानित किया। 22वां पाप, सीमाओं की सुरक्षा में चूक। नेहरू काल में सीमाओं की सुरक्षा को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे बाद में कई बार भारत को घुसपैठ और युद्ध तक का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग, स्मार्ट सुरक्षा और सेना की तैनाती बढ़ाई। और 23वां पाप, राज्यों के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों में हिचक। नेहरू सरकार में राज्यों के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधारों में धीमापन रहा। मोदी सरकार ने नए राज्यों के गठन, प्रशासनिक सुधारों और बेहतर गवर्नेंस पर जोर दिया। तो इतिहास के इन पन्नों को पढ़ते पढ़ते एक सवाल बार बार उठता है, क्या नेहरू के फैसले वाकई में पाप थे या वे उस दौर की मजबूरियां थीं? क्या मोदी सरकार को वाकई उनका प्रायश्चित करना पड़ रहा है या यह सिर्फ एक नई राजनीति की शुरुआत है? क्या नेहरू ने जो बोया मोदी उसे ही काट रहे हैं, कभी सुधार के नाम पर तो कभी नई राजनीति के नाम पर? आपकी क्या राय है? शायद लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां इतिहास सवाल भी करता है और जवाब भी खोजता है। और यही वजह है कि नेहरू के फैसलों की गूंज आज भी संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सुनाई देती है और मोदी सरकार के हर कदम पर वह इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है।